चैप्टर नंबर 8 माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर। वेटेज वाइज 2 क्वेश्चन का वेटेज इस चैप्टर का है। क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो हो सकता है कि 3 क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाए। सिर्फ याद रखने का खेल है इस चैप्टर में, बस केवल थोड़ा सा सीरियस ट्रीटमेंट एक है जहाँ कुछ दिमाग लगवा लेगा एग्जामिनर, वरना केवल मेमोरी का खेल है। पहले पैराग्राफ में जनरल कहानी दी है कि माइक्रोब क्या होते हैं और माइक्रोब कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं। तो केवल एक ये लाइन अंडरलाइन करेंगे, बस ये लाइन। माइक्रोब क्या होंगे तो कहोगे माइक्रोब में आएंगे प्रोटोजोआ, माइक्रोब में बैक्टीरिया, फंजाई या कोई भी माइक्रोस्कोपिक एनिमल या प्लांट वायरस। वायरॉइड और प्रियांस भी किसमें आएंगे? माइक्रोब में ही आएंगे। तो माइक्रोब में देखो कौन कौन है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल है एंड क्या प्लांट वायरस और क्या वायरॉइड और क्या प्रियान। बस एक ही यही लाइन याद रखना है, इसका और कोई मतलब नहीं है। इस डायग्राम में वैसे तो कोई क्वेश्चन है नहीं सीधे सीधे, फिर भी एक सवाल आ सकता है, मुझे लगता है, उम्मीद है। ये एक लाइन है जो डायग्राम के नीचे लिखी है, ये हो सकता है एग्जाम में आ जाएगी। इस डायग्राम से केवल ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हिच वन काजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये ऑप्शन में आपको मिल सकता है क्या? एडिनो वायरस। ये एक सवाल है जो डायग्राम से आ सकता है, बाकी डायग्राम से कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर कह रहा है इससे पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़े हो? तो इससे पहले चैप्टर में ये पढ़े कि बहुत सारे माइक्रोब हैं जो डिजीज करते हैं। तो हम लोगों के माइंड में एक इमेज बन जाती है कि माइक्रोब केवल नुकसान ही पहुंचाते हैं। इसका ये बिल्कुल मतलब न निकाल लीजिएगा, माइक्रोब नुकसान भी पहुंचाते हैं, माइक्रोब हमारे कुछ यूजफुल भी होते हैं। तो हम यहाँ यूजफुल की बात करेंगे। माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर का मतलब हम उन माइक्रोब को डिस्कस करेंगे जो हमारे काम के हैं। क्योंकि दिमाग में इमेज तो ये बनी है ना कि माइक्रोब बीमारी करते होंगे, इसका मतलब नुकसान करते होंगे। तो सिर्फ नुकसान ही नहीं करते हैं, माइक्रोब कुछ फायदा भी करते हैं। तो जो फायदेमंद है, ये यूजफुल है, उनका डिस्कशन हम इस चैप्टर में करेंगे। तो पहला यूज शुरू हो गया, माइक्रोब इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हाउस होल्ड प्रोडक्ट का मतलब है कि जो घरेलू उपयोग में चीजें हैं उसमें माइक्रोब कैसे यूज होता है उसको देखते हैं। तो देखो कैसे लिखा है, कह रहा है आपको सरप्राइज हो जाएगा कि बहुत सारे माइक्रोब या उनके जो प्रोडक्ट हैं वो हम पर डे यूज करते हैं। जिसका कॉमन एग्जाम्पल क्या है? तो वो है प्रोडक्शन ऑफ कर्ड। कहाँ से? मिल्क। तो जब हम कर्ड मिल्क से बनाते हैं तो ये भी माइक्रोब की मदद से ही बनता है। इसको टिक कर लें, ये इंपॉर्टेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया, इसका नाम लैक्टोबैसिलस। इसको हम लोग कॉमनली लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैब भी कहते हैं। यही ग्रो करता है किसमें? मिल्क में, और उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? कर्ड में। जब बैक्टीरिया ग्रो करता है तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करेगा? एसिड। कौन सा एसिड? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा। और वही क्या करेगा? कोआगुलेट करेगा। और क्या करेगा? पार्शियली डाइजेस्ट करेगा। किसको? मिल्क की प्रोटीन को। और जब मिल्क प्रोटीन पार्शियली डाइजेस्ट हो जाएगी और कोआगुलेट होगी, तभी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? कर्ड में। एक और याद रखना कि जब कभी दही जमाना होता है तो थोड़ा सा दही मिलाया जाता है पहले से, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड ऐड करते हैं किसमें? फ्रेश मिल्क में, एज ए इनाकुलम या एज ए स्टार्टर। और उसमें होते क्या है? मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। जब कभी सुटेबल टेम्परेचर मिलता है तो बैक्टीरिया की एक्टिविटी का औसत बेहतर टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब सुटेबल टेम्परेचर मिलता है तभी ये कन्वर्ट कर देता है मिल्क को कर्ड में। इसी नाते देखा होगा कि जाड़े में जल्दी दही नहीं जमता है, क्योंकि जाड़े में टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। तो सुटेबल टेम्परेचर ना होने के नाते बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं। फिर लोग करते, गाँव में लोग जानते हैं कि उसको थोड़ा सा गर्म कर देते हैं। जैसे ही गर्म करेंगे थोड़ी देर बाद देखेंगे कि दूध किसमें कन्वर्ट हो गया? दही में कन्वर्ट हो गया। तो सुटेबल टेम्परेचर का बड़ा यहाँ महत्व है। एक और खास बात यहाँ लिखी है कि जब मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बढ़ जाती है?
तो कहोगे न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ जाती है, क्योंकि क्या बढ़ा देते हैं। तो याद रखेंगे विटामिन B12। तो यहाँ एक एक्सेप्शन रीजन है, यहाँ एक एक्सेप्शन रीजन ये है कि कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड इंक्रीज न्यूट्रिशनल क्वालिटी। कहोगे हाँ सही बात है, तो कैसे इंक्रीज कर देता है? तो कहोगे ये बढ़ा देते हैं क्या, विटामिन B12। एक और खास बात लिखा है कि जब अगर आप कर्ड खाएंगे हमारे स्टमक में पहुंचेगा जब, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बहुत बेनिफिशियल रोल अदा करते हैं, क्योंकि ये किनको रोक देते हैं, डिजीज काजिंग माइक्रोब। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये भी एक्सेप्शन रीजन है, ये भी एक्सेप्शन रीजन में मिलेगा कि क्वेश्चन पूछेगा कि मिल्क सॉरी कर्ड लेने से जो हार्मफुल बैक्टीरिया या जो डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मारे जाते हैं। तो कहोगे कैसे मारे जाएंगे? तो होता ये है कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और उसी एसिड में बाकी माइक्रोब सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि पहले से वहाँ कौन सा एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहले से वहाँ है, और उसमें नया एसिड जुड़ गया। एक एसिड में एक एसिड और जोड़ोगे तो एसिडिटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, तो पीएच घटेगा ना, और पीएच घटेगा तो सर्वाइव करना और मुश्किल हो जाएगा। तो दही क्या करेगा, मदद करेगा, उन डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देगा। तो यहाँ क्वेश्चन देखो, याद रखो, घरेलू प्रोडक्ट में पहला प्रोडक्ट है क्या, मिल्क। और मिल्क की अगर हम बात करें तो मिल्क प्रोड्यूस करने में माइक्रोब कौन सा यूज होता है, लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। वो करता क्या है, वही मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। कैसे कन्वर्ट करता है, तो कहोगे कोआगुलेट करेगा और पार्शियली डाइजेस्ट कर देगा, किसको, मिल्क की प्रोटीन। लेकिन थोड़ा सा मिल्क कर्ड मिलाना पड़ेगा, किस फॉर्म में, इनाकुलम या किस फॉर्म में, स्टार्टर। एक और खास बात है, कौन सी विटामिन बढ़ा देते हैं, विटामिन B2। इनके खाने से एक और फायदा मिलता है क्या, तो ये हमारे स्टमक में जो डिजीज काजिंग माइक्रोब है उनको भी चेक करते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। डफ को लोई कहते हैं या आटे की गोली कह सकते हो। डफ जो यूज होता है क्या, फूड जैसे डोसा बनाने में या इडली बनाने में, इसको फर्मेंटेड किया जाता है किसके द्वारा, तो याद रखें किसके द्वारा, बैक्टीरिया। ये ऐसा एग्जाम में आने की उम्मीद है इसकी। दूसरा, डफ की ध्यान खास बात यह है कि डफ हमेशा कैसा होता है, पफ अप अपीयरेंस। डफ का अपीयरेंस पफ्ड अप होता है, क्योंकि तो जहां ड्यू टू लिखा होगा वहां क्या मिलेगा, एक्सेप्शन रीजन मिलेगा। तो ड्यू टू क्या, प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस। क्वेश्चन है कि डफ का पफ्ड अप अपीयरेंस होता है, ये एक्सेप्शन है, तो रीजन, तो प्रोडक्शन किसका है, CO2 गैस का। कैन यू टेल व्हिच मेटाबॉलिक पाथवे होती है, यहाँ फर्मेंटेशन होता है। डू यू थिंक बैक्टीरिया ऑफ दिस फर्मेंटर कम फ्रॉम, कहां से लाओगे, तो जो मिलाओगे कुछ ना कुछ मिलाया जाएगा ना। सिमिलरली ऐसा कोई डफ जो किस क्या बनाने में यूज हो जाए, ब्रेड में, तो जब ब्रेड बनाने में यूज होगा तो यहाँ फर्मेंटेशन कौन करेगा, तो कौन करेगा, बेकर यीस्ट। नाम क्या है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। बहुत सारे ट्रेडिशनल ड्रिंक हैं और फूड हैं जो किससे बनते हैं, फर्मेंटेशन। इसी में एक एग्जांपल है ताड़ी। ताड़ी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है, कहाँ का, साउथ इंडिया का। कैसे बनाएंगे, फर्मेंटेशन करेंगे किसका, सैप का। और सैप कहाँ से लाएंगे, पाम का। माइक्रोब का इस्तेमाल करते हैं हम फर्मेंटेशन में, किसमें, फर्मेंटेड फिश बनाने में, या फर्मेंटेड सोयाबीन, या फर्मेंटेड बम्बू। और उससे डिफरेंट टाइप ऑफ क्या बनेंगे, फूड बनेंगे। ये 20 कर लिए। चीज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम है, ये सबसे पुराना फूड आइटम है जिसमें क्या यूज होते हैं, माइक्रोब यूज होते हैं। डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज, डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज मिलते हैं जिनके अलग अलग फ्लेवर होते हैं, अलग अलग टेक्सचर होते हैं। ये किस बात पर डिपेंड करते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करते हैं कि कौन सा माइक्रोब यूज हुआ है। चीज के फ्लेवर और चीज का टेक्सचर अलग अलग होता है क्योंकि माइक्रोब अलग अलग यूज होता है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल टिक कर लीजिए, स्विस चीज में पाए जाते हैं लार्ज होल, स्विस चीज में पाए जाते हैं लार्ज होल। और वो क्यों होते हैं, तो जहां ड्यू टू होगा वहां एक्सेप्शन रीजन होगा, क्योंकि यहाँ लार्ज अमाउंट किसका है, CO2। कौन प्रोड्यूस करेगा, बैक्टीरिया। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है, प्रोबियोनी बैक्टीरियम सर मानी। ऐसे ही दूसरा चीज है इसका नाम रकफोर्ट चीज है,
इसकी राइपनिंग करते हैं किसके द्वारा, एक स्पेसिफिक फंजाई के द्वारा, और जिससे क्या आ जाता है, पर्टिकुलर फ्लेवर। तो रॉकफोर्ट चीज का जो पर्टिकुलर फ्लेवर है वो किसके नाते है, तो कहोगे फंजाई के नाते है। जबकि स्विस चीज में बड़े बड़े होल हैं वो किसके नाते हैं, तो कहोगे CO2 के नाते हैं। और CO2 किसने बनाया, तो बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कौन सा, कौन सा, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सर्वानी। ऐसे ही माइक्रोब का इस्तेमाल हम लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में भी करेंगे। हाउस होल्ड प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में मेन जो अंतर है कि वही प्रोडक्ट अगर कम मात्रा में बनाया जाए घरेलू उपयोग के लिए तो हाउस होल्ड हो जाएगा, ज्यादा मात्रा में बनाया जाए मार्केट में उसको बेचा जाए, उसके बिजनेस किया जाए, तो फिर वो क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियल। इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब यूज होते हैं टू सिंथेसाइज नंबर ऑफ प्रोडक्ट, जैसे स्पेशली क्या, बेवरेजेज जो पेय पदार्थ हैं या मार्केट में क्या बिकती हैं, एंटीबायोटिक। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो किसके द्वारा बनते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से बनते हैं। इंडस्ट्रियल स्केल पर अगर प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो अब माइक्रोब को ग्रो कराना पड़ेगा कहाँ, बहुत सारी लार्ज वेसल। और इस लार्ज वेसल का नाम, अभी ये क्वेश्चन बहुत आसान जानते क्यों है, क्योंकि अब केवल फर्मेंटर ही सामने लिखा है, लेकिन ऐसा ही कुल मिलता जुलता हमने बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ा था। वहाँ क्या था, वहाँ बायो रिएक्टर दिया था। तो आप चैप्टर तो बताएगा नहीं किस चैप्टर से सवाल पूछ रहे हैं, तो याद रखिएगा माइक्रोब को वहां लिखा था जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट, वहां लिखा था जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोटीन या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अगर क्वेश्चन में जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोटीन या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन लिखा होगा तो आप बायो रिएक्टर लगाइएगा, ठीक है। अगर वैसा कुछ ना लिखा हो तो फिर क्या लगाएंगे, फर्मेंटर। क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो एक ऑप्शन फर्मेंटर मिलेगा और एक ऑप्शन बायो रिएक्टर मिलेगा, और ये याद नहीं है कि कौन से चैप्टर का सवाल है, तो पहचानिएगा कैसे। अगर उसमें लिखा होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब या जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऐसा कुछ लिखा होगा या रिकॉम्बिनेंट कुछ लिखा होगा तो आप समझ जाना कहाँ का है, बायोटेक का है। और वैसा कुछ नहीं लिखा होगा तो यहाँ चले जाना, बस ये याद रखिएगा। जैसे एंटीबायोटिक का सीधे प्रोडक्शन किससे करोगे, फर्मेंटर। या अल्कोहलिक बेवरेजेस का भी किससे करोगे, फर्मेंटर। इसमें पहला ऑप्शन हेडिंग दी है फर्मेंटेड बेवरेजेस। एक लाइन का केवल क्वेश्चन है, ऐसे पेय पदार्थ जिसमें फर्मेंटेशन से जो प्रोडक्ट हो वो हो, स्पेशली फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनता है। तो यहाँ वास्तव में अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं। तो अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में फर्मेंटेशन कौन करेगा, तो कहोगे ब्रीवर्स ईस्ट करेगा। और ब्रीवर ईस्ट है कौन, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। और अल्कोहल के नाम पे यहाँ कौन सा अल्कोहल बनाओगे, इथाइल अल्कोहल की मिथाइल अल्कोहल, तो इथाइल अल्कोहल। बस दो ही क्वेश्चन याद रखना है। कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनेगा वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आपने रॉ मटेरियल कौन सा यूज किया है और आपने डिस्टिलेशन की प्रोसेस की है या डिस्टिलेशन की प्रोसेस नहीं की। जिन जिन प्रोसेस में डिस्टिलेशन होता है उसमें अल्कोहल का परसेंटेज ज्यादा होता है, और जिसमें डिस्टिलेशन का प्रोसेस नहीं होता है उसमें अल्कोहल का परसेंटेज कम होता है। बस यही लिखा है। देखो माइक्रोब स्पेशली कौन सा, ईस्ट को यूज करते हैं, क्या बहुत दिनों से यूज कर रहे हैं, क्या बनाने में, बेवरेजेस बनाने में, जैसे वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम। इस पर्टिकुलर केस में कौन सा यूज करते हैं, तो आंसर क्या देंगे, नाम बोल नहीं रहे हो, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। और वही है जो ब्रेड में यूज हो रहा था, वही है जो ब्रेड में यूज हो रहा था। बस अब इसका नाम यहाँ बदल के क्या लिख दिया है, जब ब्रेड बनाने में उसका नाम बेकर्स था, अभी ब्रीवर्स ईस्ट हो गया। इट इज यूज फॉर फर्मेंटिंग। किसको फर्मेंट करेगा, तो कहोगे माल्टेड सीरियल को, या किसको, फ्रूट जूस को। और क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, इथेनॉल। डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन कलेक्ट नहीं करना, हमको पता है फर्मेंटेशन वाली रिएक्शन किस चैप्टर में दी है, याद है फर्मेंटेशन वाली रिएक्शन किस चैप्टर में दी है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन याद है। तो वो हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर में वो रिएक्शन देख लेंगे, उसका यहाँ कोई मतलब नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कौन सा यूज हुआ और प्रोसेस कौन सी, प्रोसेस दो ही है, या तो विद डिस्टिलेशन या तो
विदाउट डिस्टिलेशन अल्कोहलिक ड्रिंक आपते हैं जैसे, तो जैसे टिक कर लो, वाइन और बियर कैसे बनेंगे, कैसे बनेंगे विदाउट डिस्टिलेशन, जबकि विस्की ब्रांडी और रम कैसे बनेंगे, तो कहोगे किसके द्वारा, बाई डिस्टिलेशन, किसका, फर्मेंटेड ब्रॉथ का। बाकी डायग्राम देखना केवल, कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक में केवल 4-5 क्वेश्चन हैं, केवल 5 क्वेश्चन हैं। पहला सवाल है कि एंटीबायोटिक की खोज, पहली एंटीबायोटिक की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो कहोगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की, एक क्वेश्चन। दूसरा सवाल है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये एक्सीडेंटली खोज दिया था, खोज कुछ और रहे थे, खोज कुछ और गए क्या। इन्होंने किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, स्टेफाइलोकाकस बैक्टीरिया पर, और उसमें कौन ग्रो कर रहा था, एक माउल्ड ग्रो कर गया था, कौन सा, पेनिसिलियम नोटेटम। बाद में चला कि पेनिसिलियम नोटेटम से केमिकल निकल रहा है और वही बैक्टीरिया को मार रहा है, उसी केमिकल का नाम पेनिसिलिन रख दिया। बाद में 2 और वैज्ञानिक आए, अर्नस्ट और हार्वर्ड फ्लोरी, उन्होंने कहा कि ये जो केमिकल है इसका इस्तेमाल हम बैक्टीरिया मारने में कर सकते हैं एज ए एंटीबायोटिक। तो इस दवा का एंटीबायोटिक की तरीके से यूज किसी दूसरे वैज्ञानिक ने बताया, जिसका नाम अर्नस्ट और हार्वर्ड फ्लोरी। फिर ये एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा वर्ल्ड वार 2 में क्या हुई, यूज हुई, और इसी नाते इन तीनों लोगों को क्या मिला, नोबेल प्राइज। भाई इतने क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एंटीबायोटिक क्या है, लिखा है एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय माइक्रोब। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी है किसकी, 20th सेंचुरी की, और इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है किसमें, ह्यूमन वेलफेयर सोसाइटी में। ग्रीक वर्ड अगेंस्ट का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड अगेंस्ट, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, और बायो का मतलब होता है लाइफ। इसका मतलब अगेंस्ट द लाइफ, लेकिन किसके अगेंस्ट, तो कहोगे डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ के अगेंस्ट है। लेकिन ह्यूमन के लिए क्या है, ह्यूमन के लिए प्रो लाइफ। अब एंटीबायोटिक क्या है, तो कहोगे ये केमिकल हैं जो प्रोड्यूस किए जाते हैं किसके द्वारा, माइक्रोब, किसके लिए, किल करने के लिए, या किसको, अदर डिजीज काजिंग माइक्रोब या बैक्टीरिया। कह रहा है यू आर फैमिलियर विद कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक, कौन सी, पेनिसिलिन। कह रहा है डू यू नो दैट पेनिसिलिन वाज फर्स्ट एंटीबायोटिक, यही क्या है, पहली एंटीबायोटिक है, यही क्या है, पहली एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर हुई, वो भी कैसे, चांस से। चांस क्या था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहे थे किसके साथ, किसके साथ, स्टेफाइलोकाकस के साथ, और इन्होंने देखा कि एक माउल्ड ग्रो कर रहा है, स्पेशली किसमें, अनवास कल्चर में, और वही स्टेफाइलोकाई को ग्रो नहीं करने दे रहा है। इन्होंने देखा क्या, इन्होंने देखा कि एक केमिकल है जो प्रोड्यूस किया गया किसके द्वारा, माउल्ड के द्वारा, और उसी का नाम क्या रख दिए, पेनिसिलिन, क्योंकि बनाने वाला कौन था। लेकिन इसका फुल पोटेंशियल एज ए एंटीबायोटिक, इस केमिकल का एंटीबायोटिक की तरीके से इस्तेमाल बाद में किसने बताया, और किसने बताया, हार्वर्ड फ्लोरी। ये बहुत ज्यादा यूज हुई अमेरिकन सोल्जर को ट्रीट करने में, किसमें, वर्ल्ड वार 2 में। इसी नाते फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी तीनों को अवार्ड मिला, किसका, नोबेल प्राइज, कब, 1945। एक बार पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हो गई तो बहुत सारी और एंटीबायोटिक भी बनी। कह रहा है एंटीबायोटिक ने क्या किया, हमारी उस क्षमता को बढ़ा दिया कि हम लड़ सके बीमारियों से। जैसे कौन सी बीमारी है जो एंटीबायोटिक से कंट्रोल में आ गई, प्लेग, और कौन सी, वूपिंग कफ, इसी को, और कौन सी, इसी को, और लेप्रोसी, इसी को। इन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है। ध्यान सुनिए, क्वेश्चन यहाँ कैसे बनेगा, यहाँ से कोई नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा इसमें से कौन सी बीमारी है जो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होगी, जो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होगी। तो जितने नाम यहाँ लिखे ये तो ठीक हो जाएंगे, नहीं को हम कहाँ याद रख सकते हैं, तो कम से कम ये 3 नाम लिखे याद रखिएगा, और 2 नाम और याद रखिएगा। कौन से, एक टाइफाइड, वो भी एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा, और एक निमोनिया। टाइफाइड निमोनिया के बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा, और इन बीमारियों का नाम याद रखिएगा। ये किससे कंट्रोल में आ जाएंगे, एंटीबायोटिक।
ये वो हेडिंग है जिसके बगैर पेपर ही नहीं छपेगा। ऐसा कोई पेपर बना नहीं जिसमें एक सवाल ना आए इस हेडिंग से। सब पेपर में एक क्वेश्चन कम से कम मिलेगा। अभी तो 2-3 साल से क्या किया है, इसमें जो कुछ भी पूरा लिखा है उसको मैचिंग में दे देता है ABCD करके, तो एक ही में 4 क्वेश्चन पूछ लेता है, साथ ही 8 सवाल हैं वो 4 एक साथ पूछ लेता है। तो ये हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किसका किसका, तो कुछ एसिड का करेंगे, अल्कोहल का करेंगे और एंजाइम। जैसे अब जैसे के बाद नंबर 1 पहले इंपॉर्टेंट, एस्परजिलस नाइगर क्या है, क्या बनाएगा। दूसरा एस्ट्रोबैक्टीरियम एसिटाई क्या है, क्या बनाएगा। तीसरा क्या है, क्लास्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम क्या है, क्या बनाएगा। और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, क्या बनाएगा। तो 4 यही मिल जाएंगे ABCD करके, ठीक है। फिर देखो ईस्ट क्या है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी फंजाई, ये क्या प्रोडक्शन करती है, इथेनॉल का। माइक्रोब का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे एंजाइम बनाने में, जैसे तो जैसे इंपॉर्टेंट है लाइपेज, वो एंजाइम है जिसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं, डिटर्जेंट बनाने में। क्यों, क्योंकि ये रिमूव कर देता है क्या, ऑयली स्टेन फ्रॉम लॉन्ड्री या कपड़ों से। तो यहाँ एसर्सन रीजन बन गया। लाइपेज का इस्तेमाल डिटर्जेंट बनाने में होता है, ये एसर्सन है। क्यों क्यों, तो कहोगे क्या रिमूव कर देता है, ऑयली स्टेन। और देखो बॉटल फ्रूट जूस मार्केट से जो खरीद के लाते हो बिल्कुल क्लियर होता है, खासकर उसकी तुलना में जो घरों में बनता है। तो बॉटल फ्रूट जूस को क्लेरिफाई कौन करता है, तो आंसर क्या देंगे, पैक्टिनेज। और कौन सा, तो 4 एंजाइम मिल गए, 3 एंजाइम, एक कौन सा, लाइपेज, दूसरा पैक्टिनेज और तीसरा प्रोटीज। लाइपेज कहाँ यूज होगा, है डिटर्जेंट बनाने में, और ये पैक्टिनेज और प्रोटीज बॉटल फ्रूट जूस को क्लियर करने में। ऐसे ही एक अगला एंजाइम है जिसका नाम स्ट्रेप्टोकाइनेज है। स्ट्रेप्टोकाइनेज कौन बनाएगा, बैक्टीरिया। कौन बनाएगा, स्ट्रेप्टोकाकस। और वो भी कैसे, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा मॉडिफाई किया गया तब बनाएगा। और इसका इस्तेमाल, इस एंजाइम का इस्तेमाल करोगे क्या, क्लॉट बस्टर, और ब्लड क्लॉट को रिमूव करोगे। ब्लड क्लॉट को रिमूव करोगे उन ब्लड वेसल से, खासकर ऐसे पेशेंट जिनमें क्या की संभावना है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या क्या, हार्ट अटैक। तो फिर यहाँ एसर्सन रीजन है। एसर्सन रीजन ऐसे बनेगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम का इस्तेमाल उन मरीजों में करते हैं जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के होते हैं। क्यों क्यों, तो कहोगे ये ब्लड क्लॉट रिमूव करेगा ब्लड वेसल से, स्पेशली कोरोनरी ब्लड वेसल जो हैं। ऐसे ही बायो एक्टिव मॉलिक्यूल हैं। कौन से, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल जिसका नाम साइक्लोस्पोरिन ए है। कैसे है, ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। और किसमें यूज होता है, आर्गन ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि आर्गन ट्रांसप्लांटेशन के बाद ट्रांसप्लांटेड आर्गन के रिजेक्ट होने की संभावना। तो किसको यूज करेंगे, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। कौन सा, साइक्लोस्पोरिन ए। कौन बनाएगा, फंजाई। फंजाई कौन सी, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ऐसे अगला बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है स्टैटिन। कौन प्रोड्यूस करेगा, ईस्ट। कौन सा ईस्ट, मोनास्कस परप्यूरियस। इसका इस्तेमाल कैसे करते हो, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ये एसर्सन है, इसका इस्तेमाल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरीके से किया जाता है, ये एसर्सन है। तो रीजन लिखा है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिवली क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा उस एंजाइम को जो क्या बनाता होगा, कोलेस्ट्रॉल। नहीं समझ में आई बात। स्टैटिन का इस्तेमाल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरीके से किया जाता है, ये एसर्सन है। तो रीजन, तो ये इनहिबिट करता है उस एंजाइम को जो क्या करता है,
कोलेस्ट्रॉल बनाता है। चलिए एक क्वेश्चन का तो काम हो गया। माइक्रोब इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट में दो तीन बातें पहले सुन लीजिए। सीवेज का जो ट्रीटमेंट, सीवेज क्या है, तो घरों से निकला हुआ जो सीवेज वाटर है उसी का ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट करने का मतलब ये है कि अगर वो वाटर सीधे वाटर बॉडी में छोड़ दिया जाएगा नदी में या तालाब में, तो नदी तालाब का पानी बहुत प्रदूषित हो जाएगा। कैसे प्रदूषित हो जाएगा? क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं और बहुत हार्मफुल माइक्रोब भी होते हैं। तो ऑर्गेनिक मटेरियल ज्यादा होगा तो पोल्यूशन ज्यादा होगा, तो बीओडी क्या होगा? ज्यादा होगा। एक क्वेश्चन याद रखना है, किसी भी पोल्यूटेड वाटर का बीओडी हाई होता है क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मटेरियल हाई होता है। एक क्वेश्चन तो ये है। सीवेज ट्रीटमेंट का एकमात्र लक्ष्य है किसी भी तरीके से जो सीवेज वाटर है उसका ऑर्गेनिक मटेरियल कम किया जाए, बस। अब ऑर्गेनिक मटेरियल कैसे कम होगा तो समझ लीजिए। सीवेज में पाए जाते हैं एरोबिक बैक्टीरिया या एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सीवेज के ऑर्गेनिक मटेरियल को कंज्यूम कर सकते हैं, ये उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। बस इनकी एक शर्त है, ये कहते हैं हमको O2 दे दीजिए। फिर से सुनते हैं, सीवेज में पाए जाते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को खाने वाले एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन दे दी जाए तो ये करेंगे क्या? ऑर्गेनिक मटेरियल को वहां से रिमूव करेंगे और बीओडी घटा देंगे। तो सीवेज ट्रीटमेंट का एकमात्र लक्ष्य है एरोबिक माइक्रोब को ऑक्सीजन दे करके वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मटेरियल को घटा करके उसकी बीओडी घटानी है, बस इतना ही लक्ष्य है। कैसे किया जाएगा? तो सीवेज के दो ट्रीटमेंट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी ट्रीटमेंट का एकमात्र लक्ष्य है सीवेज में पाई जाने वाली ऐसी चीज जैसे सैंड है, सॉइल है या बड़े बड़े पार्टिकल हैं, उनको रिमूव किया जाए। तो ये वास्तव में फिजिकल मेथड होता है जिसमें फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन करेंगे। लेकिन जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है वही असली ट्रीटमेंट होता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही माइक्रोब की मदद से होता है, इसी नाते उसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। और इसी ट्रीटमेंट के अंत में सीवेज वाटर का बीओडी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और तब हम उस सीवेज वाटर को कहां छोड़ सकते हैं? रिवर या किसी भी वाटर बॉडी में छोड़ सकते हैं। यही बेसिक आइडिया है, पढ़ लेते हैं। लिखा है लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन। मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर क्या होता है? ह्यूमन स्टेटा। म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर का ही दूसरा नाम सीवेज होता है। इसमें पाया जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ, और साथ में क्या, और जो माइक्रोब होते हैं वो ज्यादातर Have you wonder where this huge quantity of sewage or urban waste water is disposed of daily? इसको नहीं छोड़ सकते हैं किसमें? नेचुरल वाटर बॉडी जैसे रिवर या स्ट्रीम डायरेक्टली। कह रहा है why? तो जहां why वहां है रीजन। जैसे कारण बताओगे वैसे रीजन बताओगे आप। क्यों नहीं छोड़ोगे? क्यों नहीं छोड़ोगे? तो यहाँ लिखा है कि इसमें पाया जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ, और क्या, माइक्रोब। तो फिर करेंगे क्या? सीवेज को ट्रीट करेंगे। कहाँ? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। और वहां उसको बनाएंगे क्या? लेस पॉल्यूटिंग। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय, ये अंडरलाइन कर लो, ये काम कौन करेगा? कौन करेगा? हेटेरोट्रॉफिक। क्या? माइक्रोब, जो प्राकृतिक रूप से ही कहां प्रेजेंट होते हैं? सीवेज। बस ये करेंगे, इनकी एक डिमांड है, इनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। पहला ट्रीटमेंट बताओ। तो पहला ट्रीटमेंट मैंने भी आपको समझाया है, दो प्रकार के ट्रीटमेंट होंगे। पहले ट्रीटमेंट में कुछ बहुत कुछ नहीं होने वाला, एकमात्र लक्ष्य है
अगर पानी में कुछ फ्लो कर रहा, फ्लोटिंग डेब्रिस है, अगर कोई फ्लोटिंग डेब्रिस है उसको रिमूव करेंगे, और अगर बालू है या क्ले है या सॉइल है उसको रिमूव करेंगे। तो फ्लोटिंग डेब्रिस को कैसे रिमूव करोगे? तो फिल्ट्रेशन कर देंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे तो उससे फ्लोटिंग हट जाएंगे, और सेडिमेंटेशन करेंगे तो सैंड वगैरह नीचे नहीं बैठ जाएंगे। तो यहाँ सिर्फ दो प्रोसेस होनी, कौन सी? बोल नहीं रहे कौन सी? और फिल्ट्रेशन में क्या रिमूव करेंगे? फ्लोटिंग डेब्रिस, जबकि सेडिमेंटेशन में सैंड और बाकी जो हैवी पार्टिकल होंगे उनको। दीज ट्रीटमेंट स्टेप्स इन्वॉल्व क्या? फिजिकल रिमूवल। और फिजिकल रिमूवल किसका? लार्ज या स्मॉल पार्टिकल। किस प्रोसेस से? अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो। क्या कहा? फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, दीज आर रिमूविंग स्टेजेस। सबसे पहले क्या रिमूव करोगे? क्या रिमूव करोगे? और प्रोसेस का नाम, और फिर क्या रिमूव करोगे? स्मॉल पार्टिकल। किस प्रोसेस से? तो बताओ, पहले फिल्ट्रेशन करेंगे, सेडिमेंटेशन करेंगे पहले, और फिर सभी के सभी सॉलिड होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। जो बैठ जाएंगे उनका नाम प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर ऊपर रह जाएंगे उसको क्या कहते हैं? इफ्लुएंट। इधर देख लो, ये मान लेते हैं कि प्राइमरी सेटलिंग टैंक है, और प्राइमरी सेटलिंग टैंक में इधर से सीवेज आके गिरा है। तो होगा क्या? थोड़ी दिनों बाद देखेंगे नीचे नीचे चीजें बैठ जाएंगी। तो जो नीचे नीचे बैठ जाएगा उसका नाम हो जाएगा प्राइमरी स्लज, और जो ऊपर रह जाएगा उसका नाम होगा प्राइमरी इफ्लुएंट। ये प्राइमरी स्लज में है क्या? इसमें सॉइल है, छोटे बड़े पार्टिकल हैं, तो इसका कहां इस्तेमाल करोगे? इसको डिप्रेशन को फिल करने में यूज कर लेंगे, गड्ढों को भरने में। ये जो प्राइमरी इफ्लुएंट है इसी को दूसरी जगह पहुंचा देंगे, और यही होगा इसका क्या? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा अभी देखते हैं। तो देखें क्या लिखा है कि जितने सॉलिड थे वो नीचे बैठ गए थे, नाम क्या था? और जो ऊपर रह गया उसका नाम इफ्लुएंट या प्राइमरी इफ्लुएंट भी कह सकते हो। जो इफ्लुएंट बना कहां से? प्राइमरी सेटलिंग टैंक से। उसको कहां पहुंचा दिए? क्वेश्चन पूछेगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए किसको भेजा जाता है? ट्रीटमेंट सेकेंडरी है, भेजोगे किसको? प्राइमरी इफ्लुएंट को। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट का ही दूसरा नाम क्या नाम है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। क्यों? क्योंकि यही तो है जो माइक्रोब की मदद से होता है। प्राइमरी इफ्लुएंट को पास करोगे कहां? लार्ज एरेशन टैंक, जहां पर इसको धीरे धीरे क्या करते रहेंगे? एजिटेट करते रहेंगे, और इसमें क्या पंप करते रहेंगे? एयर। इससे कौन ग्रो कर जाएगा? यूजफुल और क्या? एरोबिक माइक्रोब। जो ऊपर लिखे थे हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब जो लिखे थे वही है क्या? एरोबिक माइक्रोब। और धीरे धीरे वहां क्या बनेगा? फ्लॉक। अब ये फ्लॉक क्या है? तो कह रहा मास है किसका? बैक्टीरिया का, और साथ में क्या? फंगल फिलामेंट। और उससे बनेगा क्या? मेश लाइक। फिर से पलट देते हैं, फ्लॉक क्या है? तो कहोगे मेश लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें मास में क्या क्या आता है? बैक्टीरिया और क्या? फंगल फिलामेंट। और ये कहां बनता है? फ्लॉक। तो कहोगे ये बनता कहां है? लार्ज एरेशन टैंक में। जिस दौरान बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे उस दौरान ये किसको कंज्यूम कर रहे थे? किसको? ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ द इफ्लुएंट। तो जिससे धीरे धीरे क्या घटेगा? क्या घटेगा? बीओडी। और बीओडी का फुल फॉर्म
बीओडी का मतलब क्या है, अंडरलाइन करो, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो कंज्यूम की जाए किसके द्वारा, ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल इन 1 लीटर ऑफ वाटर, जब इसको ऑक्सीडाइज करे कौन, बैक्टीरिया। 1 लीटर वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करने में जितनी ऑक्सीजन लगेगी उसी को कहेंगे क्या, बीओडी। सीवेज वाटर को कब तक ट्रीट करोगे, जब तक बीओडी क्या ना हो जाए, रिड्यूस ना हो जाए। बीओडी टेस्ट करते रहेंगे बीच बीच में, इससे पता चलता रहेगा। तो वो लिखा है स्मॉल सैंपल लेते रहो, इससे पता चलता है कितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो शुरू में जब ये प्रोसेस शुरू होगी तब ज्यादा O2 की डिमांड होगी और धीरे धीरे समय बदलता जाएगा तो O2 की डिमांड कम होती जाएगी। एक बार बीओडी क्या हो जाए, काफी ज्यादा कम हो जाए, तो फिर लिखा है जितना ज्यादा बीओडी होगा उतना ज्यादा वाटर क्या होगा, पॉल्यूट होगा। एक बार क्या लिखा, वंस बीओडी ऑफ सीवेज वाटर, वंस बीओडी ऑफ सीवेज वाटर क्या हो जाए सिग्निफिकेंटली, तो फिर इफ्लुएंट को कहां पास कर दोगे, सेटलिंग टैंक, जहां बैक्टीरियल फ्लैक नीचे क्या हो जाएंगे, सेडिमेंट बन चले जाएंगे। और इसी सेडिमेंट का नाम एक्टिवेटेड स्लज, या इसी को सेकेंडरी स्लज भी कहते हैं, इसी को एक्टिवेटेड स्लज या इसी को सेकेंडरी स्लज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी लेटेस्ट में नीट में आया है। इधर देखें, मान लेते हैं कि ये सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है और सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में नीचे नीचे बैठ गया सेकेंडरी स्लज और ऊपर ऊपर बन गया सेकेंडरी इफ्लुएंट। ये है सेकेंडरी इफ्लुएंट और ये है सेकेंडरी स्लज। तो ये सेकेंडरी स्लज है, इसी का दूसरा नाम। कह रहा है इस सेकेंडरी स्लज में क्या होंगे जरा बताओ। तो इस सेकेंडरी स्लज में होंगे ढेर सारे एरोबिक बैक्टीरिया। इसकी छोटा सा हिस्सा उठा करके कहां ले जाओ, तो लिखा है स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज को वापस किसमें डाल दीजिए, एज ए इनोकुलम। लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा कहां ले जाओगे, तो कहोगे लार्ज टैंक में, उसका नाम। वहां पर नए प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाएंगे जो कैसे ग्रो करेंगे और वो खा लेंगे किनको, उन बैक्टीरिया को जो पहले से मौजूद, मतलब एरोबिक वाले या किसको, फंजाई। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेंगे क्या, मिक्सचर ऑफ गैस। गैस में होंगी कौन सी और कौन सी और कौन सी, सबको मिला करके, और इसका इस्तेमाल करोगे सोर्स ऑफ, क्योंकि ये क्या है, इनफ्लेमेबल। तो जरा फिर से देख लेते हैं 2-3 खास बातें। बातचीत कर रहे हैं, क्या हो रहा है? इधर देखो जरा, पहले सीवेज आया था, ये प्राइमरी सेटलिंग टैंक था। प्राइमरी सेटलिंग टैंक में नीचे की तरफ प्राइमरी स्लज रहा, ऊपर की तरफ प्राइमरी इफ्लुएंट। इस प्राइमरी इफ्लुएंट को नए टैंक में ले गए जिसका नाम एरेशन टैंक। एरेशन टैंक में बन गया ऐसा मेस लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोगों ने फ्लैग कहा। फिर इसको ले गए नए टैंक में जिसका नाम सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, और सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में नीचे नीचे फ्लैग का टूटा हुआ टुकड़ा जिसका नाम एक्टिवेटेड स्लज, और ऊपर की तरफ हो जाएगा सेकेंडरी इफ्लुएंट। ध्यान से सुनिएगा, ये जो सेकेंडरी इफ्लुएंट है इसको रिवर में डाल दीजिए, इसकी बात खत्म। ये बच्चा जो है जिसका नाम एक्टिवेटेड स्लज है, इस एक्टिवेटेड स्लज का थोड़ा सा हिस्सा कहां डाल देंगे, एरेशन टैंक में, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा एक नए टैंक में ले जाएंगे जिसका नाम एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। और एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में पाए जाएंगे एनाएरोबिक बैक्टीरिया जो इसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया और फंजाई को डाइजेस्ट करेंगे
और अब यहाँ से बनेगी गैस, कौन सी? बायोगैस। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसका? सीवेज ट्रीटमेंट का। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए किसको लिया जाता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए सीवेज लिया जाता है। ठीक है, ध्यान सुनना। फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए किसको लेते हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए प्राइमरी इफ्लुएंट को लेते हैं। लिखा प्राइमरी इफ्लुएंट पास फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। रटो नहीं, दिमाग लगाओ। प्राइमरी ट्रीटमेंट किसका होता है? सीवेज का। सेकेंडरी ट्रीटमेंट किसका होता है? ठीक है, और प्राइमरी इफ्लुएंट का जब ट्रीटमेंट हो जाएगा तो फिर दो चीजें बनेंगी, एक बनेगा सेकेंडरी इफ्लुएंट और एक बनेगा सेकेंडरी स्लज। सेकेंडरी स्लज का ही दूसरा नाम एक्टिवेटेड स्लज। उसका छोटा सा हिस्सा वापस कहाँ लाओगे? कहाँ लाओगे? एरेशन टैंक में। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे एरोबिक बैक्टीरिया हैं, लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा कहाँ ले जाओगे? एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। और वहां पहले से कौन से बैक्टीरिया हैं? एनाएरोबिक बैक्टीरिया। और वो फिर क्या प्रोड्यूस करेंगे? बायोगैस, मीथेन है, CO2 और ये सब गैसेस बनाएंगे। और इनका इस्तेमाल एनर्जी की तरीके से करेंगे, क्योंकि वो क्या होती हैं? इनफ्लेमेबल होती हैं। बाकी इसमें कुछ खास बात नहीं लिखा है। देखो लिखा हुआ है कि जो इफ्लुएंट निकलेगा कहां से, उसी को रिलीज कर देंगे कहां? जैसे उसके बाद जनरल कहानी दी है। कहानी में ये क्वेश्चन है, इसको यहां स्टिक कर लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने इनिशिएट किया गंगा एक्शन प्लान और क्या? यमुना एक्शन प्लान। इनको बचाने के लिए, रिवर्स को बचाने के लिए। माइक्रोब यूज इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस प्रोडक्शन का छोटा सा हिस्सा तो अभी देखे हो कि एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भी बायोगैस बनती। यहाँ कुछ और बातें बताइए, देखते हैं। पहला ही पॉइंट टिक कर लें। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बायोगैस है क्या? कहोगे ये मिक्सचर है किसका? गैस का। और गैस में मेनली कौन सी? मीथेन। मेनली मीथेन लिखा है, इसका मतलब मीथेन के साथ कुछ और भी होगी। पीछे भी दो नाम पढ़ के आए हो, लिखा है। और जिसका इस्तेमाल हम बायोगैस का इस्तेमाल कैसे करेंगे? यूज एज फ्यूल। आप पढ़ चुके हैं कि माइक्रोब प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ गैस एज ए एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। कौन सी गैस बनेगी? टाइप ऑफ गैस इस बात पर डिपेंड करेगी कि कौन सा माइक्रोब यूज हुआ है और कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन लोगों ने क्या किया है? यूज किया है। क्यों? गैस के नाम पर CO2 भी बनती है। कब? अभी आप फर्मेंटेशन पीछे पड़ के आए हो, तो गैस के नाम पर CO2 भी बनती है। गैस के नाम पर मीथेन भी बन सकती है। लिखा है इन द एग्जाम्पल, क्या? फर्मेंटेशन की अगर हम बात करें, चाहे फर्मेंटेशन किसका कर रहे हो, डफ का या किसका, चीज का, तो मेन जो या प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस का, तो जो मेन गैस बनती है वो कौन सी होती है? कौन सी होती है? CO2। लेकिन अगर मेन गैस क्या बन जाए, मीथेन बन जाए, तो वही तो बायोगैस हो जाएगी। कुछ बैक्टीरिया हैं जो ग्रो करते हैं कैसे? कैसे बोल नहीं रहे हो? एनाएरोबिकली। और भी कहाँ ग्रो करते हैं और क्या बनाते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन। किसके साथ? तो मीथेन के साथ CO2 और H2, साथ में H2S भी बन जाएगी। तो बायोगैस में 4 हो जाएंगे। मीथेन होगी, CO2 होगा, H2 होगा और H2S होगा। इन बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? क्योंकि मेन गैस कौन सी है? जो मीथेन बनाए उसका नाम, और ऐसे बैक्टीरिया का नाम क्या है? मिथाइनोबैक्टीरिया। ये पॉइंट टिक कर लो।
ये बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? तो देखो कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन ये बताओगे, क्या लिखा है? एनाएरोबिक स्लज डाइजेशन, याद है सीवेज ट्रीटमेंट में। लेकिन और कहाँ होते हैं? तो कहोगे रूमेन। ये क्या है? ये स्टमक का पार्ट है कैटल का, दूसरी जगह पाए जाएंगे। लॉट ऑफ सेलुलोजिक मटेरियल कहाँ होता है? फूड में। जो कहाँ प्रेजेंट होगा? रूमेन। रूमेन में ये बैक्टीरिया मदद करेंगे किसकी? ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज। और इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे किसमें? न्यूट्रिशन ऑफ कैटल। डू यू थिंक ह्यूमन बीइंग आर एबल टू डाइजेस्ट सेलुलोज? कहोगे नहीं, ह्यूमन सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा या डंग ऑफ कैटल, जिसको कॉमनली गोबर कहते हैं, ये भी क्या है? रिच इन दीज बैक्टीरिया। तो जरा बताओ मिथेनोजन कहाँ 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 पाए जाते हैं? 3 जगह बताओगे। पहला एनाएरोबिक स्लज डाइजेशन इन सीवेज, दूसरा रूमेन चैम्बर, तीसरा डंग या गोबर। डंग का इस्तेमाल करेंगे जनरेशन ऑफ बायोगैस, इसी नाते इसका नाम गोबर गैस। किसी बायोगैस प्लांट को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें कंक्रीट का टैंक होता है लगभग 10 से 15 फीट, और वहीं पर बायो वेस्ट या गोबर को क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं और स्लरी बन जाती है। एक फ्लोटिंग कवर रखते हैं। फ्लोटिंग कवर, ये देखो लिखा है, ये फ्लोटिंग कवर है। प्लेस्ड ओवर द स्लरी, जैसे जैसे गैस बनती जाएगी ये क्या करता जाएगा? राइज करता जाएगा। बायोगैस प्लांट का एक आउटलेट होती है जो कनेक्ट होता है एक पाइप से, जो कहाँ चला जाएगा? घर तक। जो स्पेंट स्लरी है बाद में जो निकलेगी उसका भी इस्तेमाल कर लेंगे, क्या? एज ए फर्टिलाइजर। कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्या? रूरल एरिया, जहाँ कैटल क्या है बहुत सारे पर्पज में यूज होती है। बायोगैस प्लांट इसी नाते कहाँ मिलेंगे? रूरल एरिया। बायोगैस दस प्रोड्यूस आर यूज, बायोगैस का 2 जगह इस्तेमाल करेंगे, या तो कुकिंग में या तो लाइटिंग में। पिक्चर ग्राफ डायग्राम देख लीजिए। टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन, ये किसने डेवलप किया? इंडियन एग्रीकल्चर। और किसने? खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछेंगे बायोगैस प्लांट में, तो ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। पहला क्वेश्चन ये है कि टाइप ऑफ गैस माइक्रोब की एक्टिविटी से जो बनेगी वो किस पर डिपेंड करेगी? तो वो माइक्रोब कौन सा है और मटेरियल कौन सा है। जैसे डफ बनाने में, अल्कोहल बनाने में, चीज बनाने में मेन गैस, लेकिन मेन गैस अगर मीथेन हो जाए तो वो बायोगैस। अब मेन गैस मीथेन को कौन बनाएगा? तो कहो भैया मिथेनोजन बनाएंगे या मिथेनो बैक्टीरियम बनाएंगे। कहाँ 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 पाए जाते हैं? तो 3 जगह पाए जाते हैं। रूमेन में इनका काम क्या है? सेलुलोज के डाइजेशन में मदद करते हैं। जब गोबर की मदद से बायोगैस बनाएंगे तो उसी का नाम गोबर गैस या बायोगैस। बायोगैस में कौन सी गैस हैं? 4 गैस, मीथेन, CO2, H2 और H2S। ठीक है, मेन गैस कौन सी? मीथेन होती है। बाकी टैंक क्या होता है उसका बहुत मतलब नहीं है। ये भी फ्री की हेडिंग है, माइक्रोब यूज एज बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट में ऊपर जो पैराग्राफ है उसका कोई मतलब नहीं है। एग्रीकल्चर में कह रहे या तो फिर केमिकल पेस्टिसाइड का हम इस्तेमाल करेंगे, तो केमिकल पेस्टिसाइड हम लोगों को नुकसान करेगी क्योंकि वो वाटर और सॉइल का पोल्यूशन करेगी। उसकी जगह अगर हम किसका इस्तेमाल करें? बायो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए बायो पेस्टिसाइड। बायो पेस्टिसाइड।
मैं 2-3 बातें जरा सुन लीजिए पहले। बायो पेस्टिसाइड का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट से आपकी फसल को कोई नुकसान हो रहा है, उस इंसेक्ट को मारने का केवल एक तरीका है कि आप इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करिए, वो इंसेक्ट मारा जाएगा। लेकिन जब आप इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करेंगे तो सिर्फ वही इंसेक्ट नहीं मारा जाएगा, उसके साथ और भी बहुत सारे इंसेक्ट मारे जाएंगे, बहुत बेनिफिशियल इंसेक्ट भी किल हो जाएंगे। तो ये तो अच्छी बात है कि बेनिफिशियल इंसेक्ट अगर मर गए तो पॉलिनेशन कौन करेगा, और अगर पॉलिनेशन नहीं हुआ तो फसल का उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या किया जाए, इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करना ठीक नहीं है। तो ध्यान से सुने, अगर ऐसा कोई तरीका निकाल लिया जाए कि सिर्फ वही टारगेट इंसेक्ट ही मारा जाए, बाकी इंसेक्ट पर फर्क ना पड़े, तो क्या तरीका हो सकता है? तो उस पर्टिकुलर इंसेक्ट के दुश्मन को ढूंढ लाइए। उस पर्टिकुलर इंसेक्ट के दुश्मन कौन होता है? प्रीडेटर। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी इंसेक्ट से आपकी फसल का नुकसान हो रहा है तो आप उस इंसेक्ट के नेचुरल प्रीडेटर को ढूंढ लाइए और अपने खेत में छोड़ दीजिए, अपने खेत में छोड़ दीजिए। बस वो दोनों लोग आपस में निपट लेंगे। जो प्रीडेटर होगा वो किसको मारेगा? अपने प्रे को मारेगा, और उसका जो प्रे है वही तो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये जो बायो कंट्रोल एजेंट है या जो बायो पेस्टिसाइड है, ये सिर्फ एक सिद्धांत पे काम करता है। सिद्धांत कौन सा है भैया? वो नेचुरल प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। जिससे परेशान हो, क्या ढूंढ लाओ? उसका प्रीडेटर ढूंढ लाओ। जैसे मान लेते हैं कि चूहे आपकी फसल को बहुत परेशान कर रहे हैं, तो थोड़े सांप डाल दीजिए या बिल्ली डाल दीजिए, बस चूहे बाहर, बिल्ली रहेगी। फिर बिल्ली परेशान करने लगे तो कुत्ते डाल दीजिए, कुत्ते परेशान करने लगे तो शेर डाल दीजिए, है ना? कुछ डालते रहिए ऐसे, ठीक है? आखिरी में फसल काटने नहीं जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी फसल को किसी इंसेक्ट या पेस्ट से बचाना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करिए? उसके प्रीडेटर का इस्तेमाल करिए। जो नेचुरल प्रीडेटर होता है वही क्या होता है? क्या होता है? बायो पेस्टिसाइड होता है। अब देखो यहाँ लिखा है, इन एन एग्रीकल्चर मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट डिपेंड ऑन क्या, और किस पर नहीं डिपेंड है? केमिकल। एक के बिलीफ ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर दैट बायोडाइवर्सिटी भी जरूरी है। यहाँ भी कुछ काम की चीज मिल नहीं रही है। कभी क्या करते क्या है, जब छिड़काव करते हैं तो सिर्फ पेस्ट ही नहीं, सब के सब इरिडिकेट हो जाते हैं, और इससे हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। तो कन्वेंशनल फार्मिंग जिसमें क्या यूज करते थे? केमिकल यूज करते थे, वो किसको मार देता था? यूजफुल और हार्मफुल। अभी कोई क्वेश्चन मिला नहीं है, बस ये एक सवाल है, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, सॉरी केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो यूजफुल और हार्मफुल दोनों को क्या कर देंगे? किल कर देंगे, और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। इससे बेहतर है कि ऐसा कुछ करो कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। तो क्या करना चाहिए? तो किसका इस्तेमाल करना चाहिए? बायो कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल करना चाहिए। अभी तक कोई सवाल नहीं मिला है। सवाल यहाँ शुरू होते हैं, यहाँ से। पहला सवाल देखें, जरा आराम से 3-4 क्वेश्चन और सुन लीजिए, फिर अंडरलाइन करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन खूब आ रहा है। जैसे बताओ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बायो कंट्रोल एजेंट या बायो पेस्टिसाइड या बायो इंसेक्टिसाइड की तरीके से किस किस चीज का यूज कर सकते हो, तो देखो किसका किसका यूज करो। ध्यान से सुनिएगा, यही याद रखना है। बायो कंट्रोल एजेंट की तरीके से हम इंसेक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम फंजाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम वायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनेंगे, बायो कंट्रोल एजेंट की तरीके से कौन कौन से ऑर्गेनिज्म का आप इस्तेमाल करोगे।
तो कहोगे 4 लोगों का। किसका किसका? बैक्टीरिया का, वायरस का, फंजाई का और इंसेक्ट का। फिर जैसे आंसर बताओगे वैसे पूछेगा कौन से बैक्टीरिया का, तो कहोगे बैसिलस thuringiensis। कौन से वायरस का, तो कहोगे बैकुलो वायरस। कौन सी फंजाई का, तो कहोगे ट्राइकोडर्मा। और कौन से इंसेक्ट का, तो ये 2 नाम दिए हैं यहाँ। कौन से? लेडी बर्ड बीटल और ड्रैगन फ्लाई। ध्यान से सुनेंगे, बायो कंट्रोल एजेंट क्या है। इतना 2 पैराग्राफ एनसीईआरटी, एक पैराग्राफ ये दिया है, एक पैराग्राफ पूरा ये खराब किया है। इस पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद डिफिनीशन नहीं दिए हैं कि ये होते क्या हैं बायो कंट्रोल एजेंट। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो किसी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म की संख्या को कंट्रोल करे, उसी का नाम क्या होगा? बायो कंट्रोल एजेंट। और कॉमन बायो कंट्रोल एजेंट कौन से हैं? 4 लोग हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और इंसेक्ट। तो 2 लाइन बगल में लिख लो, इधर उधर कहीं भी लिखा होगा पहले से, ना लिखा हो लिख लो। अच्छा लिखा है इनके पास, लिख लो। जो लोग नहीं लिखो लिख ले। देखिए, एनी organism that use to control harmful insect या pest, to control harmful insect या pest is biocontrol agent, या इसी को कहेंगे बायो इंसेक्टिसाइड, या इसी को कहेंगे बायो पेस्टिसाइड, या बायो पेस्टिसाइड। एक क्वेश्चन, और दूसरा कॉमन एग्जाम्पल कौन है। देखिए कॉमन एग्जाम्पल, तो कॉमन एग्जाम्पल है 4, ऊपर से नीचे, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और इंसेक्ट। ठीक है, अब कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा वायरस, कौन सी फंजाई और कौन सा इंसेक्ट, वो यहाँ देखेंगे। तो वास्तव में ये हेडिंग शुरू होती है, पूरा एक पन्ना तो केवल माहौल बनाने में खर्चा हो गया है। यहां से शुरू करो, जब रिवीजन करिएगा दोबारा तो यहां से पढ़ना शुरू करिएगा। एक का नाम लेडी बर्ड बीटल और एक का नाम, इनका इस्तेमाल करेंगे किनसे छुटकारा पाने के लिए? एफिड से और मॉस्किटो से रेस्पेक्टिवली भी लिखा है। इसका मतलब इसका इस्तेमाल करेंगे इससे बचने के लिए, और इसका इस्तेमाल करेंगे इससे। तो घर में अगर मच्छर बहुत हो तो क्या पाल लीजिए? ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, तो ये आपस में निपटते रहेंगे। ऐसे ही एक माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट है जो किसको कंट्रोल करेगा? बटरफ्लाई के क्या? कैटरपिलर लार्वा। और ये है कौन? तो बैसिलस thuringiensis का इस्तेमाल किसके खिलाफ करोगे? बोल नहीं रहे हो? किसको? बटरफ्लाई के कैटरपिलर को। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? बीटी। ये बैक्टीरिया मार्केट में अवेलेबल है। कैसे? सैसेट। इसको क्या करिए? मिक्स करिए वाटर के साथ, स्प्रे कर दीजिए। कहाँ? प्लांट को। जैसे कौन से प्लांट? और जब इनको खाएंगे कौन? इंसेक्ट, तो क्या होगा? गट में क्या निकल जाएगा? टॉक्सिन। और वही क्या करेगा? किसको मार देगा? लार्वा को मार देगा। तो लार्वा मरेगा तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो ये तो जुगाड़ है। तो किसान जानते हो क्या सोचेगा? किसान कहेगा हमको तो दवाई छिड़कनी थी, मार्केट से खरीद के लाना था, ये भी खरीद के लाएंगे। पानी में घोलना था, इसको भी घोलेंगे। स्प्रे करना था, इसको भी स्प्रे करेंगे। तो किसान कहेगा इससे फिर क्या फर्क पड़ता है? हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? हमारे लिए तो उतना ही काम है, मार्केट से लाना, पानी में घोलना, फसल पर छिड़कना। तो काम तो उतना हो गया जैसे केमिकल इंसेक्टिसाइड में होगा। और बाकी कौन मरेगा, कौन बचेगा, इससे किसान को फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ रहे हैं? उससे इससे क्या मतलब है? तो किसान को ये समझाया गया कि परेशान ना हो, ऐसा कुछ करेंगे कि तुमको ये स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। तो स्प्रे कैसे नहीं करोगे?
तो एक काम करो, इसका जो जीन है उसको प्लांट में क्या करिए, इंट्रोड्यूस करिए। और कैसे प्लांट बनाइए, बीटी प्लांट। कहा हाँ अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बैक्टीरिया की डिजीज किसको मार देगी, कैटरपिलर को, लेकिन बाकी जो इंसेक्ट होंगे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर समय बदला, क्या आया, क्या आई, जेनेटिक इंजीनियरिंग। और साइंटिस्ट ने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, इसका जीन किसमें। तो अगर जीन इंट्रोड्यूस करोगे तभी स्प्रे करोगे, तभी स्प्रे करोगे, तब नहीं करोगे। जैसे क्या बना लिया, बात समझ आई, कहाँ पढ़ोगे, तो वही पढ़ेंगे। ये जो 4 लाइनें लिखी हैं, पेपर उठा के देखो, कम से कम 10 बार आ चुकी हैं यही 4 लाइनें। कामा फुल स्टॉप सब पूछा जा चुका है, कुछ नहीं बचा है जो ना पूछा गया हो। तो कुछ नहीं छोड़ेंगे। बायो कंट्रोल एजेंट, जिसका इस्तेमाल करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज, ऐसा क्वेश्चन आता है। विच बायो कंट्रोल एजेंट यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। तो बगैर कुछ सोचे विचारे क्या लगाओगे, ट्राइकोडर्मा। और आगे पूछेगा तो फंजाई। फिर कहेगा ऐसा क्यों, तो कहोगे ट्राइकोडर्मा क्या है, क्या है, फ्री लिविंग फंजाई, किसका, रूट इकोसिस्टम का। लेकिन ये इफेक्टिव है बायो कंट्रोल एजेंट किनके खिलाफ, किनके खिलाफ, प्लांट पैथोजन। तो आराम से यहाँ एसर्शन रीजन भी बन सकता है। एसर्शन ये है कि ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। तो रीजन क्या है, ये फ्री लिविंग वो है, ये रीजन है, नहीं समझ आ रही बात, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। एसर्शन रीजन बताओ, फंजाई ट्राइकोडर्मा यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज, ये एसर्शन है। तो रीजन, तो रीजन आखिरी में लिखा है। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है क्या, प्लांट के पैथोजन। ऐसे ही वायरस के नाम पर किसका इस्तेमाल करोगे, बैकुलो वायरस। ये पैथोजन है जो अटैक करेगा इंसेक्ट को या आर्थ्रोपोड को। ज्यादातर बैकुलो वायरस जो यूज होते हैं कैसे, बायो कंट्रोल एजेंट। वो कौन से हैं, नाम बोल नहीं रहे हो, कौन से हैं, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। ये एक्सीलेंट कैंडिडेट हैं किस केस के लिए, किस चीज के लिए, एक्सीलेंट कैंडिडेट है स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन। ये है एसर्शन। तो रीजन, तो रीजन नीचे ही लिखा है, रीजन नीचे लिखा है। ये ध्यान सुनिएगा, ये स्पीसीज स्पेसिफिक नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन के एक्सीलेंट कैंडिडेट हैं। क्यों, तो कहोगे कि इनका क्या है, नो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन प्लांट या मैमल या फिश या जो क्या हो, नॉन टारगेट पर कोई नुकसान इनका नहीं है। इसी नाते इनकी आवश्यकता कब पड़ती है, जब हमको बेनिफिशियल इंसेक्ट को क्या करना हो, बचाना हो। बेनिफिशियल इंसेक्ट को बचाना हो, स्पेशली कहाँ, किसी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में या कहाँ, इकोलॉजिकली। तो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के लिए सबसे बेस्ट बायो कंट्रोल एजेंट कौन सा है, तो आंसर देंगे वायरस। और वायरस में कौन सा, कौन सा, बैकुलो वायरस या न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। अब रुक जाओ, ये भी कहानी सुन लो क्या है। अभी तक की बात ये है कि किसान फार्मर्स प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करते थे, केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते थे। केमिकल फर्टिलाइजर के साथ एक बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब पानी बरसता है तो केमिकल फर्टिलाइजर बह के वाटर बॉडी में चले जाते हैं और फिर वहां बायोमैग्नीफिकेशन होता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है। उत्पादन तो बढ़ जाएगा लेकिन वाटर पोल्यूशन भी हो जाएगा। तो बचने का तरीका क्या है, तो बचने का तरीका यह है कि कहा गया है कि उसकी जगह नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाए।
जैसे ऐसा कोई नेचुरल लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज कर लो जो सॉइल में नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ा दे। तो अगर नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ा देगा तो क्या बाहर से यूरिया खाद डालनी पड़ेगी? नहीं डालनी। यूरिया क्या देती है? नाइट्रोजन ही तो देती है। अगर पहले से ही हमारे मिट्टी में नाइट्रोजन हो तो क्या यूरिया डालनी पड़ेगी? ऐसा कोई एजेंट आ जाए, कोई बैक्टीरिया या फंजाई जो सॉइल में फास्फोरस बढ़ा दे, तो सॉइल में पोटेशियम बढ़ा दे, तो क्या एनपीके खाद डालनी पड़ेगी? नहीं डालनी पड़ेगी। ध्यान से सुनिएगा, किसान जब खाद डालता है उसको पता होता है कि हम डाल क्या रहे हैं। मार्केट से वो जिंक खरीद के लाएगा, मार्केट से नाइट्रोजन के नाम पर यूरिया खरीद के लाएगा, फास्फोरस के नाम पर पोटास खरीद के लाएगा और सब खेत में डालेगा। अगर ऐसा कुछ हो जाए कि कोई बैक्टीरिया या कोई फंजाई या कोई साइनोबैक्टीरिया नेचुरल तरीके से मिट्टी में क्या बढ़ा दे, मिट्टी में न्यूट्रिएंट बढ़ा दे, तो उसी को हम कहेंगे बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर कौन होते हैं? बायो फर्टिलाइजर आर दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इनरिचमेंट द न्यूट्रिएंट कंटेंट इन द सॉइल। सॉइल के न्यूट्रिएंट कंटेंट जो भी बढ़ा देगा उसी का नाम क्या हो जाएगा? बायो फर्टिलाइजर। लिखा है विद अवर प्रेजेंट डे लाइफ एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज ए मेजर काज ऑफ कंसर्न। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर से डिमांड तो बढ़ जाएगी लेकिन क्या हो जाएगा? पोल्यूशन। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए। एक अंडरलाइन करो, क्या करना चाहिए? ऑर्गेनिक फार्मिंग। और उसी में क्या यूज करना चाहिए? क्या? बायो फर्टिलाइजर। ये टिक कर लो, बायो फर्टिलाइजर की डिफिनेशन यहाँ लिखी है। डिफिनेशन लिखी है, क्या लिखी है? बायो फर्टिलाइजर आर ऑर्गेनिज्म दैट enrich nutrient quantity of soil। ये लाइन टिक कर लो। और मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर क्या है? 1 2 3। ठीक है, बस वायरस यहाँ ना सेट कर दीजिएगा। मेन बायो कंट्रोल एजेंट कौन है? तो बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है, फंजाई भी है, इंसेक्ट भी है। और मेन बायो फर्टिलाइजर कौन है? कौन नहीं है? वायरस यहाँ नहीं है। ठीक है, अब शुरू हुआ बैक्टीरिया के नाम पर। टिक करें, रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट में क्या पाया जाएगा? सिम्बियोटिक एसोसिएशन। किस बैक्टीरिया का? राइजोबियम। ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? फिक्स करेंगे क्या? नाइट्रोजन। किस फॉर्म में? ऑर्गेनिक। जो कौन यूज करेगा? प्लांट। कुछ और बैक्टीरिया है जो फिक्स कर सकते हैं नाइट्रोजन, लेकिन वो कैसे होंगे? ये कैसा था? तो सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेटर कौन है? और फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेटर जो मिट्टी में पाया जाएगा कौन है? नाम न भूले, आएगा जरूर इसी साल एग्जाम में। फ्री लिविंग कौन से हैं? एजोस्पाइलम एंड एजाटोबैक्टर। और सिम्बियोटिक कौन सा है? ये भी क्या करेंगे? नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ा देंगे। किसमें? सॉइल में। अब हम फंजाई का यूज करेंगे। फंजाई को अगर हम यूज करें बायो फर्टिलाइजर, तो लिखा है फंजाई क्या करेगी? सिम्बियोटिक एसोसिएशन करेगी। किससे? प्लांट से। अगर हायर प्लांट की है तो क्या बनेगा? माइकोराइजा। कौन सी फंजाई है जो माइकोराइजा बनाएगी? नाम बोल नहीं रहे हो? ग्लोमस। यही क्या बनाएगी? माइकोराइजा। जब फंगल सिम्बियोंट होगा वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा फास्फोरस और किसको दे देगा? और प्लांट क्या करेगा? प्लांट और भी फायदे उठाएगा। प्लांट और भी फायदे उठा रहा। प्लांट अपने आप को बचा लेगा किससे? और टॉलरेंस आ जाएगा। और क्या? ओवरऑल क्या बढ़ जाएगा? प्लांट ग्रोथ। कह रहा क्या फायदा होगा फंजाई का? तो फंजाई को बना बनाया फूड मिलेगा। इसी तरीके से आखिरी में वो साइनोबैक्टीरिया जो बायो फर्टिलाइजर की तरीके से यूज होगा उसका नाम। तो पहले देखो साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। कहाँ पाए जाते हैं? एक्वेटिक। और कहाँ? ज्यादातर इसमें देखो मेनी लिखा है बेटा, यहाँ मेनी लिखा है, आल नहीं लिखा है।
अगर स्टेटमेंट आए ऑल साइनोबैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन, सही है, गलत है। अब एग्जाम्पल एनाबेना, नास्टाक और आस्लेटेरिया, टिक करो ये भी। पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया कैसे यूज होता है? बायो फर्टिलाइजर। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करती हैं? जोड़ देती हैं ऑर्गेनिक मटेरियल किसमें? सॉइल। और क्या बढ़ जाती है? फर्टिलिटी। करंटली नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर अवेलेबल है मार्केट में जिनका फार्मर यूज करते हैं, और इससे किस पर डिपेंडेंसी घटेगी? केमिकल फर्टिलाइजर। चलो बताओ। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डिजीज काजिंग माइक्रोब को रोकते हैं। रीजन, बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस कर देते हैं? लैक्टिक एसिड। एसर्शन भी सही और एक्सप्लेन भी कर रहा, तो आंसर हो जाएगा 2। चलो इसका बताओ। लिखा है लाइपेज का इस्तेमाल करते हैं डिटर्जेंट की तरीके से, डिटर्जेंट बनाने में। क्यों? एसर्शन भी सही और एक्सप्लेन भी कर रहा, तो आंसर पहला। स्ट्रेप्टोकाइनेज का इस्तेमाल उन मरीजों में करते हैं जिनको क्या होता है? क्यों? क्योंकि ये है क्या और क्या रिमूव करेगा? एसर्शन भी सही, एक्सप्लेन कर रहा है, तो सही आंसर। स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज पंप बैक ऑन एरेशन टैंक, हाँ है ना? सही है। कारण क्या था? क्योंकि उसमें क्या पाए जाते थे? एरोबिक बैक्टीरिया। तो एसर्शन भी सही और एक्सप्लेन भी कर रहा, तो आंसर थर्ड। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, सही है। क्यों? क्योंकि इसमें इस्तेमाल किसका होता है? और जो ऑक्सीडाइज करते हैं। एसर्शन भी सही और एक्सप्लेन भी कर रहा, तो आंसर। चलो प्रीवियस ईयर बताओ। अरे मिला लो। एस्परजिलस नाइगर को ए को थर्ड से, अब ए को थर्ड एक दिया है तो सही हो गया। चलो कोई बात नहीं, आसान सवाल दिए। कब आया? 21 में। चलो ये देखो, देखो लैक्टोबैसिलस तो जाएगा किसके साथ?
कार्ड के साथ। ए का सेकेंड 3 जगह दिया है ना, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी तो ब्रेड के साथ जोड़ देते हैं। बी का 4 2 जगह दिया है। फिर एस्परजिलस नाइगर, अब ये हो जाएगा। बायो कंट्रोल पूछा है, बायो फर्टिलाइजर नहीं पूछा है, कौन सा आंसर है? ट्राइकोडर्मा सही है, बैकुलोवायरस सही है, बैसिलस thuringiensis सही है। तो आंसर, इसका आंसर सेकंड। चलो फोर्थ बताओ। कह रहा है सस्पेंडेड सॉलिड को रिमूव करना है। तो सॉलिड को मतलब मिट्टी वगैरह हुई, कैसे रिमूव करोगे? तो प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा। तो कुछ लोग प्राइमरी चक्कर में पहला लगा दिए। प्राइमरी कहां लिखा है? तीसरे पे लिखा है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट कौन सा है? स्टैटिन। चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? हाँ, कल सेल चैप्टर पढ़ेंगे आधा और अगले दिन आधा पढ़ लेंगे। अभी तक कितना पढ़े वो भूल रहे होंगे। हाँ, तो नीट पॉइंटर से उसका रिवीजन कंटिन्यू रखे, थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, ठीक है? चलो बाय बाय।